डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बार बार कहते थे कि एक नैतिकता होती है, वो संवैधानिक नैतिकता। तो अब ये जो सारे शब्द हैं ये सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। पहले इस इल्ज़ाम पर यकीन नहीं होता था कि ईडी और सीबीआई ये टारगेटेड कार्रवाई कर रहे हैं या उस तरफ जाने के बाद ये कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अब देखिए, सही मायने में इन दोनों इंस्टीट्यूशन के सामने ये मौका है अपने आप को साबित करने का। मैं खुद बड़ा परेशान होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि जनता का वोटिंग का जो चॉइसेस है ना, वो ऐसा है कि सबसे पहले वो देखते हैं कि हमारे धर्म का कौन सा कैंडिडेट है, उसके बाद देखते हैं कि धर्म का भले ही तो फिर मेरे जाति का कौन सा कैंडिडेट है, फिर जाति के भी एक से ज़्यादा कैंडिडेट देखते हैं कि किस कैंडिडेट पर सबसे ज़्यादा ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है, गुने दाखिल है, कौन बाहुबली है, फिर कौन मुझे पैसे देगा। अब 2024 में मई में आपके इलेक्शंस ड्यू है, तो संविधान ये कहता है कि अगर आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो तो 6 महीने तक के आप सीएम या मंत्री रह सकते हैं, तो आपके पास आगे के 5 ही महीने बचते हैं। आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कामले और आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्हें आप सब जानते हैं, कानून के जानकार फिरदौस मिर्ज़ा सर। आपका बहुत बहुत स्वागत। और सर से आज हम जानेंगे जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला है। पहले ही जो 40 विधायक थे शिवसेना के, वो टूटकर एकनाथ शिंदे के साथ आए, उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद भी अब एनसीपी में टूट हुई है। और एनसीपी के अभी कहा जाता है कि 9 विधायक जो मंत्री बने हैं वो सरकार के साथ में आए हैं। कितने लोग एग्जैक्टली आए हैं इस पर अभी कोई खास चर्चा नहीं हुई है। शायद कल दोनों पार्टियों की मीटिंग है, तब पता चलेगा कि दोनों गुट की मीटिंग, शरद पवार गुट की भी मीटिंग है, अजित पवार गुट की भी मीटिंग है, तब पता चलेगा कि किसके पास कितने विधायक और कितने सांसद हैं। बहरहाल इन सारे घटनाक्रम पर कानूनी राय क्या हो सकती है, कानून क्या कहता है, इस पर हम सर से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से राजनीति का स्तर बदला है, ये जो कोई घटनाक्रम हुआ है, उस पर पहली टिप्पणी आपकी क्या है? देखिए, अब स्तर की तो बात करना ही बेमानी है, क्योंकि स्तर क्या हो सकते हैं ये हम भूल जाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बार बार कहते थे कि एक नैतिकता होती है, वो संवैधानिक नैतिकता। हाँ। तो अब ये जो सारे शब्द हैं ये सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो आम वोटर है, मैं जैसे एक आम वोटर हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, राइट। तो आई फील चीटेड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीट सही किया गया हूँ। हाँ। क्योंकि जब देखिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बनी थी तो शिवसेना को कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाने के लिए मैंने वोट नहीं दिया था। बिल्कुल। शिवसेना को बीजेपी के साथ जाने के लिए मैंने वोट दिया था, लेकिन वो सरकार बनी। उससे पहले मैंने राष्ट्रवादी को या अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस के साथ बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिया था। ना ही देवेंद्र फडणवीस को मैंने अजित पवार के साथ सरकार बनाने के लिए वोट दिया था। उसके बाद अभी मैंने फिर से राष्ट्रवादी को शिवसेना और भाजपा के साथ जाने के लिए वोट नहीं दिया। तो जिन चीज़ों के लिए मैंने एक आम वोटर ने वोट नहीं दिया और मेरा दिया हुआ वोट इस्तेमाल करके अगर आप वो चीज़ हासिल कर रहे हैं तो आपने मेरे साथ चीटिंग किया है, ऐसा मुझे। और मैं 2 दिन से जितने लोगों से मिल रहा हूँ, कोर्ट में बहुत हर तरह का आदमी आता है, ऑल वॉक ऑफ लाइफ। ये नहीं कि पर्टिकुलर पार्टी के साथ अगर है वो तो आएगा, नहीं, सभी आते हैं। तो सभी का तकरीबन ये व्यू मुझे मिला। हाँ, सभी लोग, ऐसा लगता है कि उन्हें हमारे साथ चीटिंग हुई, ऐसा लगता है, ठगे गए हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल, ये बात आम जनता की भी यही कहना है कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है इससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। बहरहाल एक जो महत्वपूर्ण घटना है कि सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है अभी भी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो विधानसभा अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर, उनको कहा है कि जो 16 जो विधायक हैं शिवसेना के, उसके संदर्भ में आप फैसला लें, कि जो भी फैसला लेना होगा आपको उचित लगता है वो लें। ये सब होते हुए भी, एंटी डिफेक्शन लॉ होते हुए भी, फिर से अब ये कितने विधायक हैं नहीं बता सकते, लेकिन अभी जो 9 मंत्री बने हैं, तो क्या कानूनी दावपेच हो सकता है इसमें कि जिस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ अगर इस पर लागू होता है तो क्या इन पर भी लागू होगा? देखिए, अपन थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे।
क्योंकि कल से ये जैसे ही हुआ तब से मैं सोचने लगा कि इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। राइट। तो जो शिवसेना वर्सेस शिवसेना वाला मैटर था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया था कि दो चीजें होती है, एक होता है पॉलिटिकल पार्टी, राइट। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव पार्टी। राइट। पॉलिटिकल पार्टी यानी राजकीय पक्ष जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है, जिसका स्टेटस उसको मिले हुए वोट्स या उसके कितने चुन के विधायक या एमपीज आए हैं इस पर से डिपेंड करेगा कि वो स्टेट लेवल का होगा या नेशनल लेवल का होगा। फिर उसके जो विधायक चुने गए वो विधिमंडल में विधिमंडल पक्ष बनाएंगे, लेकिन पैरेंट हमेशा पॉलिटिकल पार्टी रहेगी ऑब्वियसली। तो विधिमंडल में उन्होंने क्या करना है, किसको वोट देना है, ये तय करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देता है व्हिप या हम उसे प्रतोद कहते हैं, तो ये पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी तय करेगी। ओके। तो महत्व जो पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी का है वो उन्होंने डिक्लेयर किया। फिर संविधान में 10वां शेड्यूल हमने जोड़ा, जिस 10वें शेड्यूल जो ये कहता है कि किसी भी पार्टी में जो विधिमंडल वाली पार्टी है उसमें फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ओके। या तो पूरी के पूरी पार्टी को कहीं ज्वाइन होना होगा, हाँ। या तो जो लोग बचे हैं उनको किसी दूसरी पार्टी में पूरी तरह शामिल हो जाना पड़ेगा। ओके। वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं रख सकते। राइट। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में ये सब क्लियर किया और फिर जो अभी के अध्यक्ष है विधानसभा के उनको डायरेक्शन दिया कि ये जल्दी से जल्दी रीजनेबल टाइम में आप डिसाइड करो। हाँ। या उन्होंने उनको बांध दिया है। हाँ। तो मैं कल से माननीय मुख्यमंत्री और उनके साथ जो लोग बाहर आए उनके भविष्य को लेकर चिंतित है। ओके। ओके। पॉलिटिकल उसका क्या हो रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने क्या ये राय बना ली है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से इनको डिस्क्वालीफाई करना जरूरी है। अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो सरकार बचाने के लिए कौन लोग मदद कर सकते हैं, तो ये नए लोग आए। अब इन नए लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है, सेम जजमेंट अगर यहां मैं अप्लाई करेंगे, यस, तो अगर ये एक अलग से अपना बना रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस का अपना एक संविधान होगा, राइट, बायोलॉजी से हम कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन हम उसके पार्ट, तो पिछले वक्त उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए वो शरद पवार जी हैं, उन्होंने 2 कार्याध्यक्ष अपॉइंट किए थे। तो क्या कार्याध्यक्ष को ये अधिकार थे ये बाद में देखना होगा, कि मैंने उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी नहीं है, लेकिन अध्यक्ष के डेलीगेटेड पावर वाला अगला अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर सकता, ये मैं बता सकता। बिल्कुल सही बात है। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन इनके लिए था, सेम डिस्क्वालिफिकेशन में वो आएंगे अगर पूरे 52 के 52 नहीं मिले तो। अच्छा, ये हो सकता है। हाँ। तो फिर ऐसा माना जाए कि पहले सीएम शिंदे को इस्तीफा देना पड़ेगा और बाद में अजित पवार को इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर ऐसा हुआ तो? देखिए, अब 2024 में मई में आपके इलेक्शंस ड्यू हैं। हाँ। तो संविधान ये कहता है कि अगर आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है तो 6 महीने तक के आप सीएम या मंत्री रह सकते हैं। तो आपके पास आगे के 5 ही महीने बचते हैं। राइट। तो आप उतना वक्त तो निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो चल सकता है तारीख पे तारीख। तो पवार साहब ने शायद आज ही स्टेटमेंट किया कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो वैसे भी देखिए, संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अलग अलग हिस्से कर दिए। विधिमंडल अपनी जगह है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विधिमंडल के अंदर जो होना है उसका डिसीजन हम पर मत छोड़ो। विधिमंडल जो करना है सुप्रीम कोर्ट वो नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो करता है वो नहीं करेगा। राइट, सबके तो ये तो जनता के दरबार में ही होगा, जनता के दरबार में ही होगा। लेकिन अभी जिस तरह से ये सरकार बनी, कुछ नए मंत्री बने, ये तो लोगों के मन में, लोगों ने इस तरह के भी रिएक्शंस दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद अगर उस समय फैसला सही नहीं दिया, फैसला दे दिया होता सही, तो ये इस तरह की नौबत ना आती। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी लोगों ने एलिगेशंस लगाए। नहीं, वो इसलिए है कि लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट वो निर्णय उस वक्त लेता तो मेरे हिसाब से वो लक्ष्मण रेखा जो खींची हुई है उसको क्रॉस कर लेता। अच्छा। और संवैधानिक किसी भी इंस्टीट्यूशन ने उसके लिए जो रेखाएं खींच दी है माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उन रेखाओं से आगे नहीं जाना चाहिए। ओके। तो आपको क्या लगता है कि लोगों में ये भी चर्चा है कि सीबीआई और ईडी का बड़ा डर है, और इस डर के कारण भी जो है इतना क्लियर है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके बावजूद भी शिफ्ट हो रहे हैं लोग?
अब परसों माननीय मोदी जी का एक स्टेटमेंट था, हाँ। जो उन्होंने एमपी में दिया यस, था, दिया था। जिसमें उन्होंने भ्रष्ट लोगों की लिस्ट कुछ बताई थी। हाँ। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा जो मेरे से एक्सपेक्टेड नहीं है कि नहीं, मैंने करना चाहिए, लेकिन आज उन्हीं लोगों के साथ इनकी सरकार है। अब एक केस है, इत्तेफाक से मैं उसमें वकील के तौर पे अपीयर होता हूँ। अच्छा। नागपुर की एक एनजीओ है जनमंच नाम की, यस। जिन्होंने सिंचन विभाग में इरिगेशन में हाँ। का घोटाला ढूंढ के निकाला था। पहला पिटीशन उन्होंने 2014 में फाइल किया, उस 2012 में फाइल किया था। उस वक्त 2014 में जब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, तो सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट किया गया कोर्ट में कि इस घोटाले का पूरा इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। 2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। 2016 में जनमंच वापस आई कोर्ट में। राइट। उसमें सरकार की ओर से ये एफिडेविट आया कि हाँ, हमने इन्वेस्टिगेशन किया और इसमें जो लोग जिम्मेदार है उसमें आज सरकार में शामिल लोगों के भी नाम आए। फिर उसके बाद देवेंद्र फडणवीस प्लस 2019 में अजित पवार ऐसी सरकार बनी। वो जिस दिन सरकार बनी उसके 2 दिन के अंदर एक एफिडेविट आया कि अजित पवार जी ये सारे आरोपों से मुक्त हो गए। हाँ। अभी जो मंत्री बने हैं उसमें मैं जानता हूं कि एक मंत्री अभी एड इंटरिम बेल पर है। हाँ, हसन मुशर्रफ। हाँ, जो भी नाम है उनके, कुछ मंत्रियों पर साफ साफ आरोप है। हाँ। तो ऐसी हालत में पहले इस इल्जाम पर यकीन नहीं होता था कि ईडी और सीबीआई ये टारगेटेड कार्रवाई कर रहे हैं या उस तरफ जाने के बाद ये कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अब देखिए, सही मायने में इन दोनों इंस्टीट्यूशन के सामने ये मौका है अपने आप को साबित करने का। एग्जैक्टली। जैसा तमिलनाडु में एक सिटिंग मिनिस्टर को अरेस्ट किया ईडी ने, हाँ। वैसा आज ईडी को इन सारे इल्ज़ामों को गलत साबित करने का मौका है, ईमानदारी साबित करने का मौका है। और मुझे उम्मीद है कि उसमें जो संविधान की शपथ लेके ऑफिसर्स ज्वाइन हुए हैं बड़े बड़े, वो ये मौका नहीं गंवाएंगे और अपनी ईमानदारी पूरी प्रूव करेंगे। हम उम्मीद करते हैं ऐसे। लेकिन थोड़ा राजनीतिक स्टेटमेंट थोड़ा सा चाहूँगा आपसे, क्योंकि पॉलिटिक्स से बात हो रही है। क्या केंद्र की सरकार को नहीं लगता कि शायद महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट उनके साथ में आया तो उससे उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसलिए अजित पवार के गुट को भी साथ में लाया गया है कि ताकि एक मराठा फेस दिखा के वोट ले जाए? नहीं, मुझे लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा डर ये है सरकार जाने का, कि अगर ये डिस्क्वालीफाई सपोज अध्यक्ष नहीं करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो कोर्ट कर देगा। राइट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी हदें बांध दी है। हाँ। तो ऐसी हालत में सरकार कैसी बचाई जाए? क्योंकि एक बात को आप नकार नहीं सकते कि अगर पॉलिटिकल राजधानी दिल्ली है तो कमर्शियल राजधानी मुंबई है। मुंबई है, यस। और कमर्शियल राजधानी को कोई भी भूलना नहीं चाहता। हाँ। क्योंकि हम विदर्भ, सेपरेट विदर्भ के आंदोलन में इतने आगे चले गए, लेकिन जब हम मंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम बम्बई नहीं छोड़ना चाहते, हम विदर्भ को भूल जाते हैं। क्योंकि बम्बई का अट्रैक्शन ही ऐसा है। राइट। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक कदम उठाया गया। अब ओबीसी फेसेस भी है उसमें, आप सिर्फ मराठा नहीं बोल सकते। नहीं, तो भी है। ये सारे ओबीसी नेता एक जगह आने से, भाजपा के भी माननीय अध्यक्ष ओबीसी कहते हैं अपने को, भुजबल जी अपने आप को ओबीसी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब मिलके ओबीसी की भलाई का भी काम करेंगे, ओबीसी की जनगणना करवा लेंगे। जनगणना करवा लेंगे, बिल्कुल। ये भी एक उम्मीद है कि उसके लिए वो प्रेशराइज करेंगे। हाँ। एक अंतिम सवाल मेरा भी ये है कि जिस तरह से हमने नैतिकता की बात कही, सीबीआई ईडी के दबाव की भी बात हुई है, अब सारी उम्मीदें लोगों की सुप्रीम कोर्ट से हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने शायद शिवसेना ने भी, सुनील प्रभु जो है शिवसेना के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर से गए हैं वो 1-2 दिन पहले ही, और उन्होंने कहा कि शिंदे फ्रैक्शन के ऊपर अभी निर्णय नहीं हुआ है, तो आप कोशिश करें कि निर्णय जल्द से जल्द हो, इसके लिए आप डायरेक्शन दें। तो ये अगर डायरेक्शन जो भी होता है सुप्रीम कोर्ट से आएगा या फिर अध्यक्ष जो भी डायरेक्शन ले, क्योंकि अध्यक्ष जो थे राहुल नार्वेकर कल की मीटिंग में थे, एनसीपी के साथ जो मीटिंग हुई अजित पवार के साथ में, तो ऐसे में क्या उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो इम्पार्शियल फैसला लेंगे, और क्या भवितव्य हो सकता है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जिन्होंने संविधान की शपथ लेके किसी कुर्सी पर बैठे हैं, मैं उनकी नीयत पे कभी शक नहीं करता। उनकी हरकतें बताएंगी कि वो किस तरफ है। राइट। दूसरा, लोगों का हर चीज में कोर्टों पर ही डिपेंड करना, ये भी गलत मानता हूं मैं। क्योंकि कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन चला लेने के लिए नहीं है ऑब्वियसली। उसके लिए अपनी एजेंसीज क्रिएट की है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हर चीज के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ता है। राइट।
ये उन एजेंसीज का फेल्यूर है। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि रीजनेबल टाइम में ये डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड हो। अब रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल आदमी को समझ जाना चाहिए कि रीजनेबल टाइम क्या है। नहीं समझता है तो आप रीजनेबल नहीं हो। अब बचा भवितव्य, तो वो मैंने पहले ही कहा कि मुझे ये लग रहा है, ये मेरा एक पर्सनल फील हो सकता है कि कानून जब अपना काम करेगा तो पुराने साथी चले जाएंगे, इसलिए सरकार बचाने के लिए नए साथी लाए गए। बट एंटी डिफेक्शन लॉ तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, उसके बावजूद भी ये इतना सारा रिस्क कैसे ले सकते हैं? क्योंकि उनको जनता पर भरोसा है। जिस तरह का वोटिंग का पैटर्न हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, कि मैं खुद बड़ा यानी परेशान होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि जनता का वोटिंग का जो चॉइसेस है ना, वो ऐसा है कि सबसे पहले वो देखते हैं कि हमारे धर्म का कौन सा कैंडिडेट है। राइट, एग्जैक्टली। उसके बाद देखते हैं कि धर्म का भले ही है तो फिर मेरे जाति का कौन सा कैंडिडेट है। यस। फिर जाति के भी एक से ज्यादा कैंडिडेट है, तो देखते हैं कि किस कैंडिडेट पर सबसे ज्यादा ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है, गुने दाखिल है, कौन बाहुबली है। एग्जैक्टली। फिर कौन मुझे पैसे देगा, और फिर उस पर से वोटिंग करता है वो। हाँ। जो समझदार है वो वोटिंग के दिन पिकनिक मनाते हैं ये बात भी सही है। और फिर 5 साल हम शिकायत करते हैं। तो शायद इनको इस पैटर्न पे यकीन है। हाँ। तो जब तक कि हम आम आदमी ये तय नहीं करेंगे राइट कि इनके क्या जाहिरनामे हैं, इनकी क्या पॉलिसीज है, क्या प्रिंसिपल है, देश को एक रखने वाले हैं, देश को तोड़ने वाले हैं, और वोटिंग करेंगे, तभी शायद हम सही संवैधानिक डेमोक्रेसी पा पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही सही बात और इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि वोटिंग पैटर्न बदलने की ज़रूरत है। लोगों ने सोचने की ज़रूरत है कि हम जिसे वोट दे रहे हैं, जात धर्म से परे लोगों ने वोट देना चाहिए। इस अदरवाइज ऐसे फंसते ही जाएंगे लोग। और सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज हमारे बीच में कही। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी कहा, नैतिकता पर भी बात की, और थोड़ा पॉलिटिकल भी बात हुई है। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।